जरा सोच के देखिए, आप अपनी फैमिली के साथ किसी बाग में बैठे हो, तभी अचानक गोलियों की आवाज आती है। तुम अपनी फैमिली के साथ भागने की कोशिश करते हो, लेकिन भागकर जाओगे कहाँ? चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं और बाहर जाने का जो मात्र एक गेट है, और वहीं से कुछ सिपाही गोलियों की बौछार कर रहे हैं। तुम्हारा 5 साल का बच्चा तुम्हारे बाहों में तड़प तड़प कर जान दे देता है। तुम्हारी पत्नी गोलियों से छल्ली होकर गिर जाती है। तुम्हारे माता पिता की छाती में गोली लग जाती है और वो वहीं पे मर जाते हैं। हर तरफ खून, चीखे, रोना। तभी तुम बचने के लिए एक कुएं में कूद जाते हो, लेकिन उस कुएं में तो पहले से हजारों लोग कूदे हैं। 10 मिनट, बस 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। ये कोई मेरी कल्पना नहीं है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में ये घटना हुई थी, और इस कारनामे के पीछे एक अंग्रेज का हाथ था जिसका नाम था जनरल रेजिनाल्ड डायर। ये एक क्रूर ब्रिटिश अफसर था। इसने 1500 से ज्यादा निहत्थे भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। आज हम इतिहास में पीछे 13 अप्रैल 1919 में जाने वाले हैं। ये वो दिन, वो तारीख और वो साल था जिस दिन इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। इतिहास की ये घटना सुनकर आपका खून खौल उठेगा। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भारत पूरी तरीके से हिल गया था। लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों था। अप्रैल 1919 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा चरम सीमा पर था। इस सब के पीछे ये कारण था कि उन्होंने रॉयल एक्ट नाम का एक कानून लाया था, जिसे काला कानून बताया जाता है। इस कानून में ये था कि भारत के किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल भेजा जा सकता था। उसे जेल भेजने के लिए कोई भी सबूत की जरूरत नहीं होगी, कोई वकील नहीं, कोई इंसाफ नहीं। इस सब के बाद महात्मा गांधी और पूरे देश ने अंग्रेजों का विरोध किया। लोग सड़कों पर उतर गए। 1919 को इस काले कानून के खिलाफ अमृतसर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, और ये प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण थे। लेकिन अंग्रेजों को ये बात नहीं बर्दाश्त हुई, उनके कोई नियम के खिलाफ प्रोटेस्ट करे। इसी वजह से अमृतसर में 2 लोकप्रिय नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नेता थे। इन दोनों को बिना किसी वजह के गिरफ्तार करके अमृतसर से बाहर भेज दिया गया, ताकि ये अमृतसर में प्रोटेस्ट न कर पाए। 10 अप्रैल को जब लोगों को ये बात पता चली तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए। वो सब चाहते थे कि उनके नेताओं की रिहाई हो, लेकिन अंग्रेज इतने ज्यादा क्रूर थे कि उन्होंने उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, जिसमें से कई लोग मारे गए। इस सब घटनाओं से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। कुछ जगहों पर तो हिंसा भी हुआ, कुछ सरकारी इमारतें भी जलाई गई। इस सब घटनाओं से ब्रिटिश सरकार डर गई। उनको लगा कि अमृतसर में 1857 जैसा विरोध हो जाएगा, इसीलिए ब्रिगेडियर जनरल डायर को अमृतसर भेजा गया। उसकी पोस्टिंग जालंधर में थी। डायर एक क्रूर और अहंकारी अफसर था। ये भारतीय लोगों से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसका ये मानना था कि जो भारतीय लोग हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, जिन्हें डर दिखाकर काबू में रखना चाहिए। 11 अप्रैल को डायर अमृतसर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की। फिर आता है 13 अप्रैल 1919। उस दिन बैसाखी का त्योहार था। ये पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस दिन हजारों लोग अपने परिवार के साथ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ये बाग शहर के एकदम बीचों बीच था, इसीलिए वहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा इकट्ठा हुए। लोग वहाँ अपने परिवार के साथ बैठकर वैसाखी का त्योहार मना रहे थे। कुछ लोग शांतिपूर्व सभा भी कर रहे थे। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई की मांग हो रही थी। लेकिन ये सब जो कर रहे थे वो बहुत ही शांतिपूर्वक हो रहा था। बाग में लगभग 20 से 25 हजार लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें से बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब थे। वहाँ पर मौजूद किसी भी व्यक्ति के पास हथियार नहीं था। यह एक शांतिपूर्ण सभा थी। जलियांवाला बाग एक खुला मैदान था, लेकिन ये चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा था। बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक संकरा गेट था, यानी वो गेट बहुत ही ज्यादा क्लोज था। बाकी मैदान के चारों तरफ दीवारें थी, यानी अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर फंस गया तो भागने का कोई रास्ता नहीं। डायर को जब ये बात पता चली कि जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आई, चेहरे पर मुस्कान आई और सोचा यह एक सही मौका है भारतीय लोगों को सबक सिखाने का। शाम 5:15 पर डायर 90 सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा, जिसमें से 50 राइफलमैन थे जिनके पास 303 लीन इनफील्ड राइफल थी, और उसके बाद 40 गोरख सैनिक थे जिनके पास खोखरी और राइफल थी। डायर ने अपने सैनिकों को बाग के एकमात्र गेट पर तैनात कर दिया। उसे पता था कि बाग से बाहर जाने का सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है। अंग्रेजों को आता देख बाग में बैठे सभी लोग घबरा गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि शायद अंग्रेज अफसर कुछ घोषणा करने आए हैं। किसी को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही सेकंडों में इनको गोलियों से छल्ली कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि डायर ने कोई भी चेतावनी नहीं दी, कोई भी घोषणा नहीं की।
लोगों को जाने का मौका भी नहीं दिया। वह सीधे अपने सैनिकों के सामने खड़ा हुआ और ठंडे दिमाग से ये आदेश दिया, फायर। उसके बस इतना ही कहने की देर थी, हजारों गोलियां बाग में मौजूद सभी लोगों को भेदने लगी। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये क्या हो रहा है। एक पल पहले वो खुशी से त्योहार मना रहे थे और अगले ही पल मौत का तांडव हो गया। लोग चीखने लगे, भागने लगे, लेकिन भागे कहाँ। चारों तरफ बस दीवारें थीं और बाहर जाने का जो एकमात्र गेट था, उस गेट पर डायर के सिपाही खड़े थे। डायर ने अपने सैनिकों को एक खास निर्देश दिया था कि गोलियां वहां मारो जहां सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा है, यानी उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना था। सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक गोलियां बरसाई और जब गोली चलाने से कुछ सैनिकों की राइफल गर्म हो गई तो उन्होंने दूसरी राइफल उठाई और फिर से फायरिंग शुरू कर दी। बाग में भयानक भगदड़ हुई। लोग जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। इस 4 पॉइंट को आप ध्यान से सुनना कि लोगों ने जान बचाने के लिए क्या क्या किया, क्या संघर्ष किया। नंबर 1, दीवारों पे चढ़ने की कोशिश। लोग ऊंची दीवारों पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीवार 10 से 12 फीट ऊंची थी। कुछ लोग चढ़ने की कोशिश में गिर गए और गोली से मारे गए। और नंबर 2, कुएं में कूदना। बाग के बीच एक कुआं मौजूद था। लोगों ने सोचा कुएं में कूदकर जान बचा लें। इसी वजह से सैकड़ों लोग उस कुएं में कूद गए, जिसमें से बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी मौजूद थे। और जब बाद में उस कुएं की जांच हुई तो उसमें से 120 निकाले गए, जिसमें से ज्यादातर लोग गोलियों से नहीं मरे थे, डूबने और कुचलने से मरे थे। नंबर 3, लाशों के नीचे छिपना। कुछ लोग मरे हुए लोगों की लाशों के नीचे छिप गए ताकि जान बच सके। चौथा, दीवारों से चिपकना। कुछ लोग जान बचाने के लिए दीवारों से चिपक कर खड़े हो गए ताकि गोली न लगे, लेकिन डायर ने अपने सैनिकों को हर कोने में गोली चलाने का हुक्म दिया। ये 4 बातें आपको ये बताती है कि जलियांवाला बाग में आखिर क्या हुआ था, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे थे। 10 मिनट तक लगातार गोली चली। डायर ने 1650 राउंड गोलियां चलवाई। वह तब तक गोलियां चलवाया जब तक कि गोली खत्म नहीं हो गई। जब गोलियां खत्म हो गई तब जाकर उसने सीज फायर का आदेश दिया। फिर डायर वहाँ से चला गया। उसने घायलों की मदद तक नहीं की। आखिर वो मदद ही क्यों करता? क्योंकि वो भारतीयों को नीचा मानता था, अपने से छोटा मानता था। डायर ने किसी एम्बुलेंस तक को नहीं बुलाया, न ही किसी डॉक्टर को बुलाया। बस वहाँ से चला गया और पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया, यानी कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। जलियांवाला बाग में हजारों लोग तड़पते रहे, रोते रहे, मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। सुबह तक कई लोग खून बहने की वजह से शहीद हो गए। अब सबसे पहले जानते हैं कि आधिकारिक ब्रिटिश रिपोर्ट के हिसाब से जलियांवाला बाग में कितने लोग मारे गए थे। उनकी रिपोर्ट ये बताती है कि 379 लोग मारे गए थे, जबकि ऐसा नहीं था। लगभग 1200 घायल हुए थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जांच के अनुसार 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सच्चाई ये है, सही संख्या कभी पता ही नहीं चली, क्योंकि कई परिवार ने अपने मृतकों को चुपचाप ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। अंग्रेजों ने जानबूझकर संख्या कम कर दी ताकि विवाद न हो। बाद में जब डायर से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उसने बेशर्मी से कहा कि मैं भारतीयों को सबक सिखाना चाहता था। मैं चाहता था पूरे पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैले कि अगर तुमने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई तो यह हश्र होगा। उसने ये भी कहा कि अगर मेरे पास और भी गोलियां होती तो मैं और भी लोगों को मारता। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने जानबूझकर सबसे ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर गोलियां चलवाई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। यह सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर पूरे देश में फैली तो भारत में आग लग गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा की गई सर की उपाधि वापस कर दी और महात्मा गांधी ने कहा यह मानवता पर एक कलंक है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा एक 20 साल के युवक पर और उनका नाम था ऊधम सिंह। अब हम जानेंगे कि कैसे ऊधम सिंह डायर को उसके ही घर पे जाकर उसे मारते हैं। ऊधम सिंह उस दिन जलियांवाले बाग में मौजूद थे। वह गुरु के लंगर में पानी पिला रहे थे। जब गोलियां चली तो वो किसी तरह बच गए, लेकिन उसने वहाँ खूनी मंजर देखा अपनी ही आंखों से। बच्चों की लाशें, औरतों का शव, खून से भरा बाग, यह सब देखकर ऊधम सिंह का दिल दहल गया। उन्होंने उसी दिन कसम खाई कि मैं जनरल डायर से बदला लूंगा, चाहे मुझे कितना भी वक्त लगे, चाहे मुझे दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, लेकिन मैं डायर को नहीं छोड़ूंगा। ऊधम सिंह ने 21 साल तक बदले की योजना बनाई, यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम बदल दिया और अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया ताकि अंग्रेज को पता न चले। वह अफ्रीका गए, अमेरिका गए और आखिरकार 1934 में लंदन पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक पिस्तौल खरीदी और मौके का इंतजार करने लगे। 13 मार्च 1940 वो दिन आया। कैकस्टल हॉल में एक सभा हो रही थी और ये जगह लंदन में मौजूद है। इसी सभा में माइकल और डायर मौजूद थे। डायर भाषण देने वाला था। अब आप सोच रहे हो कि माइकल और डायर कौन है? 1919 में पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर था, यानी जनरल डायर का बॉस। डायर ने जो नरसंहार किया था उसे ओ डायर ने सपोर्ट किया था। उसने ये भी कहा था कि डायर ने सही किया। ऊधम सिंह के लिए वो डायर भी उतना ही गुनहगार था जितना कि डायर। ये बात नोट करना। जनरल डायर की 1927 में बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, इसीलिए ऊधम सिंह ने ओ डायर को निशाना बनाया। फिर आता है 23 मार्च 1940। उस दिन कैंकेस्टल हॉल में भीड़
भीड़ थी। माइकल ओडायर मंच पे बैठा था। ऊधम सिंह भी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से एक पिस्तौल अपने साथ लेकर कैस्टल हॉल में पहुँचे थे। जैसे ही ओडायर ने भाषण खत्म किया, ऊधम सिंह आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली। 2 गोलियां ओडायर की छाती पर लगी। वह वहीं गिरकर मर गया। हॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन ऊधम सिंह भागे नहीं। वे वहीं खड़े रहे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस ने पूछा उनसे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ऊधम सिंह ने जवाब दिया, मैं यह 21 साल पहले उस नरसंहार का बदला लिया जो जलियांवाले बाग में हुआ था। माइकल ओडायर उस नरसंहार का जिम्मेदार था। मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। अगर फिर से मुझे मौका मिले तो मैं फिर वही करूँगा। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को फेंटनविले जेल में यानी लंदन में फांसी दी गई। फांसी से पहले ऊधम सिंह ने कहा था, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। मुझे इस बात का गर्व है। भारत एक दिन आजाद होगा। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी राख भारत लाई जाए, लेकिन इस बात से अंग्रेजों ने मना कर दिया। लेकिन ऊधम सिंह की ये इच्छा को भारत ने जरूर पूरा किया, भले से ही कुछ साल लग गए। 1974 में यानी 34 साल बाद ऊधम सिंह की राख को भारत लाया गया और जलियांवाले बाग में दफनाई गई। ऐसे महान क्रांतिकारी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। वहाँ जाओ तो आज भी गोलियों के निशान देखने को मिलते हैं। उस जगह आज भी कुआं है जिसमें सैकड़ों लोग कूद गए थे। 13 अप्रैल को हर साल लोग वहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत को पूरी तरीके से हिला दिया था। इसने लोगों को ये दिखा दिया कि अंग्रेज कितने क्रूर हैं। इस घटना के बाद भारत की आजादी और तेज हो गई। ऊधम सिंह ने साबित कर दिया कि भारतीय गुलाम नहीं है, वो शेर हैं। जो गलत करेंगे उसे सजा देंगे, चाहे 21 साल बाद ही क्यों ना हो। जलियांवाला बाग ये सिर्फ एक जगह नहीं, नाम नहीं, यह एक याद है, एक सबक है, एक प्रेरणा है। यह याद दिलाती है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली। हजारों शहीदों ने अपनी जान दी है। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।